दोस्तों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, चाहे वो आपका BLLB हो, चाहे वो आपका 2005 हो, चाहे वो आपका 2067 जो कि पिछले 2 सालों से हो रहा है, चाहे वो BBA BCom का पेपर हो, लास्ट ईयर का अगर छोड़ दिया जाए और लास्ट ईयर में भी अगर जीके जीएस को देखा जाए उसको, और आपका जो बेसिकली B55 ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड एमयू का बी ऑनर्स एंड BLLB, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ जो है उनके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस का ध्यान रखते हुए, तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग अपना एक पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न को जो है हम लोग अपने पेड बैच में पढ़ाते हैं। उस पेड बैच का एक तरीके से आप ये समझिए 10 सेशन, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तब भी ठीक है, नहीं ज्वाइन करना है तब भी आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को जो है एज ए बेस बना के आप अपने एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो को आप प्रॉपर वे में बहुत अच्छे ढंग से 10 के 10 वीडियो को आप लोग एज ए प्ले लिस्ट में देखिए या कैसे भी देखिए, लेकिन 10 वीडियो को देखिए। एंड उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस को आप फाइंड कीजिए और उसके हिसाब से आप इस लेक्चर को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए क्या रिलेवेंट है या नहीं है। उसको ध्यान में रख के इसी हिसाब से 2 घंटा मिनिमम जो है आपको 2 घंटा अभी से देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में है तब भी आपको 2 घंटा टाइम निकालना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में जो है ये जो टाइम पीरियड है इसको आप अपना बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा एंड एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आएगा इसको आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इन सब के बाद में एक सेशन हमारा यानी 11th वीडियो जो होगा हमारा बेसिकली वो आपका एमसीक्यू होगा, और ये जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे उसके बेसिस पे आपका एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया होगा। एंड कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने करंट अफेयर को अपना बेस बना के हमेशा से क्लास लेता रहा हूँ। करंट अफेयर ही एक ऐसा होता है जिससे आपका जीके जीएस भी राइज होता है एंड साथ ही साथ जो भी अगर किसी भी अगर आप देखते हैं सेक्शन को, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कहीं से भी अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन या कहीं से भी क्वेश्चन बनता है वो करंट अफेयर ही बेस होता है। आप उसको देखिएगा क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, बेसिकली मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, यानी मैं जो कवर करा रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता कुछ है भी या नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ढंग से वीडियो को देखिएगा बहुत ध्यान से। पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर जो है बेसिकली वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं, रजिस्टर करके जो है आपको पूरा का पूरा पीडीएफ एक्सेस जो है मिल जाएगा 200 सेशन का। आप वहां से जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं अगर आपको इससे हेल्प मिलेगा तो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे नंबर 9891460883 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल वे में पढ़ाई करते हैं, चलिए ठीक है। और बाकी जो लोग पेड बैच में वो एज ए रिवीजन आपको देखना है इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्डेड है लाइव सेशन है सब आपके पास में है अवेलेबल। एक आध पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके सामने भी नहीं होगा, तो इसलिए आप उसको कैच कर लीजिए, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपना न्यूज़पेपर बेसिकली जो हमारा करंट अफेयर सेशन था तो उसमें हम लोगों ने सामंत कैलेंडर से रिलेटेड बेसिकली बात किया था, और वहां पर हमारा एक टर्म आया था आईपीओ। इस आईपीओ से रिलेटेड हमारा कुछ लेना देना नहीं है एंड साथ ही साथ जो है सामंत से रिलेटेड बेसिकली हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बेसिकली हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्या चीजें ऐसी है जो कि पूछे जा सकते हैं, इससे मिलता जुलता है। बेसिकली यहाँ पर एक जो है आपको मार्केट दिख रहा होगा एंड बेसिकली शेयर मार्केट, या जिसको हम लोग अपना कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं ना, तो जिसको हम लोग अपना कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं ना, तो वहां से जो है किस तरीके से हमारे टर्म्स जो होते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वहां से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे लास्ट ईयर अगर देखा जाए 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ था बुल एंड बियरिश, है ना। तो यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन बने हुए थे ये कहाँ से आया था, ये हमारा कैपिटल मार्केट से ही आया था। B55 का ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको बुल एंड बियरिश से रिलेटेड। साथ ही साथ जो है एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से और भी अराइज हुआ था, वो ये था कि आरबीआई बेसिकली इसमें से किसका मॉनिटरी है, किसको मॉनिटर करता है ना। तो वहां पर हमारे पास में ऑप्शन था स्टॉक मार्केट एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हुए थे, तो उसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा स्टॉक मार्केट जो होगा उसको जो है मॉनिटर करता है। तो इसको एक एक करके हम लोग अपना डिटेल में आगे कवर करते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा। पहला तो ये यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीजें लिखा है, जैसे सामंत कैलेंडर एंड बेसिकली जो है सारा कैलेंडर। 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर हमारे पास में अवेलेबल है। एक कैलेंडर जो कि हमारा 57 बीसी से स्टार्ट होता है एंड दूसरा कैलेंडर जो हमारा 78 बीसी से स्टार्ट होता है। अब देखो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है जहां से हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि बेसिकली स्टार्ट होता है। तो हमारा सामंत कैलेंडर कब से स्टार्ट होगा, है ना, तो याद रखिएगा 57 बीसी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है हम किस तरीके से जो है करंट में पहुंच सकते, तो 57 बीसी और प्लस करंट ईयर जो हमारे पास में जो साल चल रहा है यानी 2024 जो हमारे पास में चल रहा है, तो 2024 प्लस 57 जब हम करते हैं तो 2081 हमारे पास में निकल गया। तो सामंत कैलेंडर के हिसाब से शेयर मार्केट का जो ईयर है 2021 है, ना कि 2024 है, तो उसके हिसाब से जो है बिगेस्ट ईयर माना जा रहा है आईपीओ ईयर के लिए। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 57 बीसी में हमारा सामंत कैलेंडर स्टार्ट हुआ था।
दूसरा हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या आता है, साका कैलेंडर, है ना। तो ये साका कैलेंडर जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 78 बीसी में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साका कैलेंडर जो है उसमें हम लोग बेसिकली माइनस करते हैं ना। तो बेसिकली हमारा 2024 जो है उसमें से हम 78 माइनस करते हैं तो हमारे पास में 1941 निकल के आता है। तो जो हमारा साका कैलेंडर है उसके हिसाब से हम बहुत पीछे चल रहे होते हैं। तो ये 2024 या 2022 जो भी हमारे पास में निकलता है वो हमारे किसी कैलेंडर का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो ना तो ये जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं या जिसको हम लोग अपने मोबाइल फोन पे देखते हैं या किसी भी कंपनी के अगर फोन को देखते हैं, लैपटॉप को देखते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं उसमें हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं होता है। नेशनल कैलेंडर जो हमारा वो किस पे बेस्ड है, साका एरा, यानी जो हमारा ये साका कैलेंडर उस पे बेस्ड है। तो ये जो साका कैलेंडर है यानी जो हमारा नेशनल कैलेंडर था इसको हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया था, तो याद रखिएगा कि नेशनल कैलेंडर जो कि हमारा किस पे बेस्ड है, साका एरा पे, उसको हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया था, 1957 में अडॉप्ट किया था। यहाँ से जो है क्वेश्चन तुम्हारा 2018 और 19 में बना हुआ है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि नेशनल कैलेंडर हमारा कब स्टार्ट हुआ था, तो 1957 में हमारा स्टार्ट हुआ था। क्लियर हो गया। साका कैलेंडर में माइनस करेंगे जो ईयर होगा और सामोद कैलेंडर के हिसाब से प्लस उसमें जब करेंगे तो हमारे पास में ये जो है देखने को मिल जाता है। अगर सपोज कर लो कि 2025 में अगर कुछ हो रहा है तो 2025 प्लस 57 अगर हम लोग जब करेंगे तो 2082 जो है हमारे पास में सामोद कैलेंडर के हिसाब से वो ईयर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 1957 में हम लोगों ने अपना नेशनल कैलेंडर ऐड किया था। अब इस नेशनल कैलेंडर के हिसाब से हमारा मंथ जो होगा ऑब्वियसली जनवरी फरवरी से स्टार्ट नहीं होगा, हमारे उसके डिफरेंट मंथ भी है और वो B55 के पेपर में वहां से क्वेश्चन भी आए हुए हैं और इस साल भी बन सकते हैं। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो कि हिंदू कैलेंडर जो है उसके हिसाब से जो बेसिकली अगर हमारा फर्स्ट मंथ देखेंगे तो चैत्रा है, जिसको हम लोग चैत भी बोलते हैं ना। तो याद रखें ना कि चैत्रा फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो ये हमारा जो 1957 में जो नेशनल कैलेंडर था, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कैलेंडर जिसको हम लोग कई बार हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं, जो कि वेबसाइट पे या किसी भी गूगल फॉर्म पे जाइएगा तो वहां पर हिंदू कैलेंडर मंथ देखने को मिलता है। तो बेसिक क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर भी हमारा बेसिकली है ना, तो ये यहाँ पर लेने का मकसद भी ये था कि इस्लामिक कैलेंडर भी है ना जिसमें अरबी फॉलो होता है ना। तो वहां पर क्या है कि मुहर्रम से स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें हम चलो स्टार्ट में बात करेंगे। जैसे चैत्रा जो है फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर जो है हमारा बेसिकली जो नेशनल कैलेंडर, उसके हिसाब से लास्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर जो हमारा फागुन है, जिसको हम लोग होली जिसमें हम लोग मनाते हैं ना सेलिब्रेट करते हो, तो ये फागुन भी है। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन क्या बना हुआ था हमारा कि जो हमारा मान लो कि चैत्रा जो है कौन से महीने में स्टार्ट होता है, तो मार्च और अप्रैल में जो है हमारा चैत्र स्टार्ट होता है। उसी तरीके से फरवरी और मार्च में हमारा फागुन स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी यहाँ पर मंथ है जैसे वैसाखा जो है यानी बैसाख जो है हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है और ये जाके एंड 31 डेज के बाद में हो जाता है। उसी तरीके से जेठ है हमारे पास में, ज्येष्ठा जिसको हम लोग बोलते हैं, आषाढ़ है जिसको आषाढ़ बोलते हैं बेसिकली, श्रावण है एंड भाद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहान्य, पौष्य, माघा। ये बेसिकली 12 मंथ है जो कि अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल कैलेंडर एंड हिंदू कैलेंडर उसके हिसाब से। और ये मंथ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ जो है हमारा उसको कौन सा नाम जानते हैं एंड एंड ऑफ द मंथ जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर वो हमारा फागुन है, जहां पर हम लोग होली वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मंथ जो है आपको याद रखना पड़ेगा। देखो न्यूज हमारे पास में सामंत कैलेंडर था, उसके हिसाब से हमें नेशनल कैलेंडर को कवर करना पड़ रहा है एंड साथ ही साथ जो ईयर वगैरह जो है उसको समझना पड़ रहा है और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसको भी हमें समझना पड़ रहा है। इतना क्लियर हो गया सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर से सामोद से रिलेटेड। अब यहाँ पर आईपीओ आया और यहाँ पर जिसके बारे में मैं बता रहा था कि स्टॉक मार्केट बियरिश बुल, तो इससे रिलेटेड क्या चीजें ऐसी है, चाहे आरबीआई से रिलेटेड जो मॉनिटर से रिलेटेड बता रहा था उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग एनएसई भी बोलते हैं, कई बार जो है आपके सामने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली देखने को मिलता है। ये ना हमारा कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट जो है। अब इससे रिलेटेड ये है कि एनएसई जो है कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1992 में जो है हमारा स्टेब्लिश हुआ था। तो ये याद रखना कि उससे रिलेटेड जैसे हमने बीएससी बताया तो उसकी जो है सबसे ज्यादा मोस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है बीएससी की वो दलाल स्ट्रीट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि दलाल स्ट्रीट एसोसिएटेड विद, तो याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बेसिकली बना हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अभी देखते रहना इसको किस तरीके से मैं अभी और करंट से रिलेट करूंगा और कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में कवर हो जाएगा हमारा। तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है या जो हमारा शेयर मार्केट है वो रेगुलेट करता है, कौन मॉनिटर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक हमारे पास में और बॉडी है और साथ में जो है हमारा आरबीआई। ये बॉडी हमारा क्या है, सेबी, है ना। तो हमारे पास में बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके साथ में आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो है, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में सारे के सारे रिपोर्ट जाते हैं और ये सेबी को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है हमारे कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड, और आरबीआई जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो बेसिकली जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में।
आरबीआई उसमें इन्वॉल्व होगा। बेसिकली एक बॉडी है हमारे पास में सेबी, जो इसको पूरा जांच पड़ताल करने का काम करता है। अब ये देखो सेबी से रिलेटेड जो है बेसिकली पिछले 3 महीने अगर हम बैक जाते हैं तो एक न्यूज था हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो था हमारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अडानी से रिलेटेड था और इससे रिलेटेड जो है एक नाम बहुत ज्यादा सामने उछल के आ रहा था, वो था माधुरी पुरीबुच। ये हमारी चेयरपर्सन है किस चीज की, सेबी की। तो इससे रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन आपका बन सकता है कि करंट में जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन थी, तो माधुरी पुरीबुच। तो यहाँ पर सेबी जो है ये क्यों न्यूज में आया था, उसके पीछे का रीजन था हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बेसिकली क्या करता है, एक तरीके का रिसर्च फर्म है जो कि एक्टिविस्ट टाइप काम करता है और शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। बेसिकली ये बताने का काम करता है कि इस कंपनी में ये ग्लिच है और उस ग्लिच की वजह से जो है बेसिकली ये लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं लोग, उस शेयर में उस पार्टिकुलर जो स्टेक होल्डर होते हैं उसको बेचना शुरू करते हैं और एट द सेम टाइम जो है ये कंपनी क्या करता है उसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जब कंपनी के शेयर के दाम कम होंगे तब उनको प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली जो है ये रिसर्च किसी भी कमी को निकाल के लेके आते हैं ये रिसर्च और उसके बाद में उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो ये खुलेआम जो है ये चीजें करते हैं जो कि लीगल भी है। तो ये बेसिकली इनका वर्क है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जानने का काम ये है कि हिंडनबर्ग जो है डिजास्टर जो कि 1937 में आया था, उसी के नेम पे जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है पब्लिश एक तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन इसको फाउंड करने का काम जो किया गया हुआ था नाथन एंडरसन ने किया था और 2017 में किया था। इसने ही एक रिपोर्ट सबमिट किया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें बताया था कि अडानी ग्रुप जो है किस तरीके से सेबी चेयरपर्सन के साथ इन्वॉल्व होके एक तरीके से पूरे का पूरा जो है सिक्योरिटी एक तरीके से कैपिटल मार्केट का मिस यूज कर रही है, अपने पावर का मिस यूज कर रही है। इस तरीके से सारे के सारे पूरी रिपोर्ट थे हिंडनबर्ग से रिलेटेड। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था, वो था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, जो कि क्या था, अडानी से ही रिलेटेड था। बेसिकली जो चीजें यहाँ पर नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च कर रहा था उसी तरीके की जो है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस के अंदर में बेसिकली एक केस दर्ज हुआ अडानी एंड सागर अडानी जो कि उनके भतीजे हैं उन दोनों के ऊपर। उनका ये मानना था, बेसिकली यूएस की जो लिस्टेड कंपनी है उनका ये मानना है कि एक तरीके से जो वायलेट कर रहे हैं किस चीज का, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस जो है उसका कर रहे हैं। किस तरीके से, सपोज कर लो कि दो कंपनी है ना, जैसे अजूर पावर एंड ग्लोबल जो है, ये लोग जो है बेसिकली इसके बारे में आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि दो कंपनी को जो है बेसिकली वो एनर्जी से रिलेटेड जो है पावर से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा डील मिलता है। उस डील को जो है बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसे खिला के जो है पूरा का पूरा लोगों के सामने कहते हैं कि हम डेवलप करना चाह रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मतलब फॉल शो करके पूरा का पूरा जो है हाइप मेंटेन करते हैं और जो स्टॉक में जो है अपने शेयर की प्राइस को हाई करना चाहते हैं और उसका मिसयूज जो है कहीं ना कहीं कस्टमर को इसको झेलना पड़ रहा है ना, तो उससे ज्यादा इन्वेस्टर उनके पास में आता है। तो ये एक तरीके से मिसयूज है, फॉरेन करप्ट के अंदर में ही आता है ना। इसके बारे में मैंने डिटेल में करा दिया। लेकिन यहाँ से जो है तुम्हें जानने की जरूरत है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट जो है ये हमारा कब आया था। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में था। तो एक्ट से रिलेटेड बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन बनता ही है ना। तो ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी एमसीक्यू होगा इससे रिलेटेड मैं एंड में करूंगा भी। तुम्हारे जो पीवाईक्यूज है उससे तुम देख लेना मिला के क्या तुम्हारे लिए रिलेवेंट है या नहीं। तो पहले जो है एक भी पॉइंट तुम्हारे बिना काम का यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लॉ जो था ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, इसको जिमी कार्टर जो कि दिसंबर 1997 में किया है, इसको पास करा था यूएस में, है ना। तो इसके बारे में याद रखना कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट कब आया था, तो 1977 में। तो ये देखो कि हम लोगों ने एक बेसिक सा जो है एक फोटो लिया जो कि न्यूज़पेपर में था और आईपीओ से रिलेटेड था, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बट हमारा कैलेंडर से लेना देना था एंड हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था एंड उससे रिलेटेड जो भी रिसेंट में जो चीजें हुई उसको भी अपन कवर कर लिया, है ना। ये तरीका होता है कवर करने का, है ना, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड। अब यहाँ पर ये देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर आरबीआई आया है ना, तो आरबीआई से रिलेटेड भी हमें चीजें कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अभी रिसेंट में जो देखेंगे तो आरबीआई के गवर्नर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर जो अभी रिसेंट में अभी जो न्यूली अपॉइंटमेंट है उसमें आपको नाम जानना पड़ेगा, वो ये नाम है संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी अभी आरबीआई के करंट गवर्नर है ना। इससे पहले हमारे पास में शक्तिकांता दास जो थे आरबीआई के गवर्नर थे ना, तो ये नेम भी याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो कौन बने थे, सर अब्जर्नी स्मिथ जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, है ना। तो याद रखना कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर हमारे कौन थे, ये बेसिकली जो है हमारे एक तरीके से ब्रिटिश थे, है ना। और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीडी देशमुख जो थे हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, तो इसके बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। अभी कुछ चीजें और, जैसे आरबीआई जो है हमारा बेसिकली ये कौन से एक्ट के थ्रू वर्क करता है, तो आरबीआई एक्ट जो है हमारा बेसिकली 1934 जो है उसके अंडर में वर्क करता है। बट हमारा जो है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश होता है। और कब एस्टेब्लिश होता है, जब हिल्टन यंग कमीशन जो है रिकमेंड करता है कि बेसिकली जो है तरीके की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए,
तब उसी कॉन्सेप्ट पे जो है बेसिकली हमारे पास में आरबीआई आता है, और उससे पहले भी हमारे पास आरबीआई एक्ट था। तो 1 साल पहले एक्ट बना हुआ था, उसके बाद में एस्टेब्लिश किया गया क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई जो है कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था, आरबीआई जो एस्टेब्लिश हो इसके लिए कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था। आज भी मैंने कई सारी चीजें बताई है, जैसे लॉ कमीशन जो है रिकमेंड करता है, इसके बारे में तुम लोगों को मैंने करंट अफेयर में भी कवर करके इसी तरीके से सेम बताया, तो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे इसको समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ 1935 में एस्टेब्लिश हो गया, 1934 एक्ट के अंडर में काम कर रहा है, हिल्टन कमीशन रिकमेंड कर दिया, फिर बन गया। 1949 में एक कॉन्सेप्ट आता है कि इस बैंक को नेशनलाइज किया जाए। तो ये याद रखना कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, तो 1949 में जो है नेशनलाइज किया गया। तो ये यहाँ तक कि आई होप तुम लोगों का क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हमारे पास क्या आया था कि जो हमारा कैपिटल मार्केट है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, उसकी मॉनिटरी करने में फाइनेंस मिनिस्टर आता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर के शानमुखन चेट्टी जो है सर्व एज ए इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखना कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शानमुखन चेट्टी जी थे, है ना। तो ये याद रखना। और इंदिरा गांधी सर्व एज ए फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, है ना। लेकिन याद रखना ये फुल टाइम नहीं थी, ये फुल टाइम नहीं थी, है ना। फुल टाइम अगर बात करना इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये निर्मला सीतारमन जी थी, और अभी भी करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना। तो फुल टाइम की बात आएगी तो निर्मला सीतारमन जी होंगी, लेकिन फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड इंडिपेंडेंट इंडिया में तो इंदिरा गांधी जी। इस तरीके से जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिकली तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और यहाँ से रिलेटेड जो है बेसिकली क्वेश्चन बनने हैं। तो ये तुम्हारा क्लियर होगा फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड। अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन है, B05 हो, B26 हो, B55 हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनना है, B04 हो, सब में क्वेश्चन बनना है। तो आर्टिकल 110 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या डिफाइन करता है, मनी बिल से रिलेटेड। यहाँ से जो है जाकर देख लेना, क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे बने हुए। एक भी पॉइंट यहाँ से जो बताया उससे बता देना कि क्वेश्चन नहीं बने हुए, लेकिन शर्त है कि 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को तुम्हें देखना है, चाहे B05 हो, B55 हो, B67 हो, B26 हो, एमयू का B1 हो, BBA BCom हो, सभी क्वेश्चन पेपर को जब देख लेना, डीएलएड बीएड वाले क्वेश्चन पेपर को जब आप देख लेना, तब ये आके बताना कि सर यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं हुए, है ना। ठीक है। आर्टिकल 117 जो है हमारा, ये किस चीज के बारे में डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू फाइनेंस बिल। ये बेसिकली प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है कि ये जो है फाइनेंस बिल जो है, मनी बिल होगा, किस तरीके का बिल होगा, ये प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में है, और ये प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है, जिसके बारे में मैंने कवर भी कराया था, प्रेसिडेंट के पास में क्या जो भी पावर है। ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 280 जो है हमारा किस चीज से रिलेटेड डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि इंडिया में एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। तो इसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन बन चुका है। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे पास में एक आर्टिकल है 268 टू 281। ये क्या डिसाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये डीपीएसपी के अंडर में आएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्क के हिसाब से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंदर में आएगा। कंकरेंट लिस्ट जो है कि बेसिकली स्टेट के पास में क्या होगा और उसके अलावा सेंटर के पास में क्या होगा, दोनों के पास में क्या होगा। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ये आर्टिकल हमारा डील करता है 268 टू 281। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन वाले हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है ना, तो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें तो हैं। अब चलो, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है क्या, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो नोबेल प्राइज जो है बेसिकली सबको पता है कि 1901 में ये हमारा स्टार्ट हुआ था। ये जो है बेसिकली 6 फील्ड में दिया जाता है। चलो यहाँ पर 2024 का नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री की फील्ड में किसको दिया गया, डेविड बेकर को, एंड डेमिस हैस्बिस एंड जॉन जंपर को दिया गया। बेसिकली इनका वर्क अगर देखोगे तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसको इन लोगों ने कंप्यूटर पे दिया और ऑर्गेनाइज कर दिया। बेसिकली एआई के बेसिस पे किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है। तो डेविड बेकर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का प्रोफेसर है, डेमिस हेस्पी जो है सीईओ जो है गूगल के डीप माइंड के, एंड जॉन जंपर जो है बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट है गूगल डीप माइंड के, है ना। तो ये 3 लोगों को बेसिकली नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के लिए, और जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए बेसिकली एआई से रिलेटेड जो है किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, और पूरे के पूरे प्रोटीन को हम लोग बेसिकली उसके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो ये था तुम्हारा न्यूज, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाओ तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न को समझो। ठीक है, नोबेल प्राइज जो कि स्टार्ट होता है कब, 1901 में, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि अल्फ्रेड नोबेल जो है उसने एस्टैब्लिश किया था 1895 में इस अवार्ड को, है ना। बट ये डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ था हमारा 1901 में, फर्स्ट अवार्ड जो है दिया गया था। अब यहाँ पर ये है कि ये अवार्ड जो दिया जाता है बेसिकली 6 फील्ड में दिया जाता है। एक तो हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस, जो कि एडेड इन 1968। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक साइंस जो है नोबेल प्राइज में कब ऐड किया गया हुआ था, तो 1968 में ये जो है हमारा ऐड किया गया हुआ था। अब देखो कि यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम जो कि नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, तो वो फ्रेडरिक पैसिको एंड जीन हेनरी को, ये 2 लोगों ने शेयर किया था, है ना। तो पीस प्राइज जो है 1901 का, यानी फर्स्ट जो रेसिपेंट ऑफ
नोबेल प्राइज थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से मैरी क्यूरी जो है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक तो फिजिक्स के लिए मिला 1903 में, जो कि इन्होंने रेडिएशन के लिए किया था बेसिकली, उसके लिए, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और साथ ही साथ नोबेल प्राइज जो है 1911 में जो है बेसिकली इनको रेडियम की डिस्कवरी के लिए एंड पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। तो 2 टाइम जो है इनको मिला था। तो ये नेम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शन देखिए इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन ऐसे है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज अलग अलग कैटेगरी में मिल चुका। तो ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 2024 का जो है देख लेते किनको किनको मिला है। लिटरेचर के फील्ड में हानकांग को मिला है बेसिकली, उनके बुक के बारे में डिटेल में पढ़ाया भी था, तो आई होप तुम लोग उसको रिकैप कर रहे होगे। नाइहोन हिडेनक्यो पीस प्राइज मिला है, और साथ ही साथ जो है जॉफ्री हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड, ये फिजिक्स के फील्ड में 2 लोगों को मिला है ना। तो ये बेसिकली 2 लोग शेयर किए हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 3 लोग जो पीछे बता चुका हूँ मैं, और उसके अलावा जो है ये 2 लोग लिटरेचर एंड पीस से मिले। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाओ इंडियन कॉन्टेस्ट में देख लेते हैं नोबेल प्राइज को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, जो कि 1913 में, और इनकी जो है बेसिकली जो है गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था। और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे जो नोबेल प्राइज जीते थे लिटरेचर के फील्ड में। तो ये बेसिकली जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित गया हुआ था। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना हो गया? ओके। तो मदर टेरेसा जो कि फर्स्ट वीमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1979 में, है ना। तो 1979 में मिला था, और ये पीस के फील्ड में मिला था, है ना। तो इन्होंने बेसिकली मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ था। जो भी होमलेस लोग थे ना, उनके लिए नर्सिंग होम प्रोवाइड करना, उनके लिए हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश करना, पूरा चैरिटी का काम किया था। तो इनके लिए उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली दिया गया हुआ था। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, हर गोविंद खुराना जी 1968, जिस साल जो है हमारे इकोनॉमिक्स फील्ड को नोबेल में ऐड किया जा रहा था, उसी साल जो है जेनेटिक कोड के लिए हमारे हरगोविंद खुराना जी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिया गया हुआ था। तो इस नेम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अमर्त्य सेन जी बेसिकली इनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स को लेके जो है इतना जबरदस्त है कि उसके लिए वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को 1983 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया हुआ था। ये भी हमारे इंडियन है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट जो है 2014 में जो है बेसिकली कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज। ये बेसिकली फाइट कर रहे थे चाइल्ड लेवल के लिए, प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। ही शेयर द अवार्ड विद मलाला यूसुफजई, है ना। तो इसके बारे में याद रखना कि कैलाश सत्यार्थी जो है पीस प्राइज, जो पीस नोबेल पीस जो मिला था 2014 में, इन्होंने शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ में, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 नेम एंड इससे पहले 2 नेम, और एक नेम और जिसको मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो है तुम्हारा रमन इफेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा तुम देख लेना। रमन इफेक्ट, जिनको जो है फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न 1954 में भी ये आते हैं, बट इसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर नहीं किया। उनको फिजिक्स के फील्ड में अवार्ड जो है मिला हुआ था नोबेल प्राइज, है ना। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या आ गया? अच्छा, किसी को भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो यूनिप्रभ आप वेबसाइट पे जाके प्रीमियम वाले सेक्शन में आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें क्या मिलता है, तो लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड भी होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, 100 आवर्स जो है मिनिमम कोर्स जो है ये है। एमसीक्यू बेस्ड किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। मॉक टेस्ट जो है बेसिकली आपके पास में 10,000 एमसीक्यू होंगे, और उसके अलावा जो है क्लास टेस्ट जो है एक वाइवा लेके आपका जो है मतलब सिंगल जो है बेसिकली आपका एक तरीके से फीडबैक लिया जाता है कि किस तरीके से आप चल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी रह पा रही है, इन सारी चीज़ों का आपको एक एक्सेस मिल पाता है। और इसके लिए जो है बेसिकली अच्छा ये वही सारी चीज़ें हैं। फी जो है यहाँ पर आपका 2500 रुपये है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूपीआई आईडी है, इसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अमाउंट जो है 2500 रुपये, और उसके अलावा जो स्कैनर के जरिए पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में जैसे इनरोल नाउ पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, इनरोल आप पे क्लिक करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा नीचे करने के बाद में आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे। इस पेमेंट के नीचे जो है आपको व्हाट्सएप बटन दिखेगा, उस व्हाट्सएप बटन पे आपको क्लिक करना और स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट करके लिया उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा। उसको वेरीफाई करके फिर सारा का सारा एक्सेस जो है आपको वेबसाइट पे ही पूरा मिल जाएगा। एंड उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड जो भी लाइव क्लासेस वगैरह होगा उसका अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। एंड जो भी फीडबैक वगैरह जो है कंसल्ट करना हो, सारी चीज़ों का वहाँ पर आपको फायदा मिल जाता है। तो ये था प्रॉपर कोर्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम, चलो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन बनेंगे सब। तो यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है बेसिकली इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 348 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट करता है कि जो भी हमारा प्रोसीडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो कंडक्ट होगा किस चीज में, इंग्लिश में, अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड अदरवाइज। कि पार्लियामेंट अगर डिसाइड कर दे रहा है कि भाई साहब चलो ठीक है यहाँ पर इंग्लिश में नहीं हिंदी में होगा, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए जो है आपको गवर्नर जो है स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ में आएंगे, फिर वो पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर होगा, जिसके बारे में बात की। लेकिन एक आर्टिकल और भी है, क्लॉज 2 जो है 348 का 2, वो हमें अलाउ करता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर ले और अथोराइज जो है हिंदी को कर दे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कोड भी प्रोसीड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चल गया कि आर्टिकल 348 जो है क्लोज 1 जो है वो कहता है कि इंग्लिश में ही होगा, बट
2 जो है कहता है कि कंसेंट कर सकते हैं आप, कर भी सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। पहला तो रीजनल लैंग्वेज को लेके हाई कोर्ट में उसको लेकर थोड़ा सा मसला चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास में आर्टिकल देखने को मिलता है। एक और मसला आया पार्लियामेंट से रिलेटेड, बेसिकली जो है यहाँ पर एक नया बिल आया, भारतीय वायुयान विधेयक, एयरक्राफ्ट बिल है ना। तो इसका नाम जो है वायुयान विधेयक रख दिया गया। तो अपोजिशन का मानना है कि भाई साहब आप इंग्लिश में लेके आइए, हिंदी में क्यों लेके आ रहे हैं। अब देखो अपोजिशन का ये मानना है कि हिंदी जो है सभी को मतलब नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में जब आप करते हैं तो बेसिकली सबको इससे रिलेटेड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वो लोग भी एलिजिबल हो पाते हैं इन सारी चीजों को समझने में, है ना। तो इसलिए जो है अपोजिशन इस पे मतलब एक तरीके से हंगामा खड़ा कर रहे हैं, इस पे आवाज भी उठा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्या है, इनके पास में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यहाँ पर आर्टिकल 348 का 1 जो है ये बता रहा है कि भाई साहब आप जो भी प्रोसीजिंग करेंगे पार्लियामेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एंड सेम जो भी आपके पास पार्लियामेंट है, जो भी हाउसेज है, सबका क्या करेंगे आप इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। इसका सहायता लेके बेसिकली जो अपोजिशन जो है इस पे हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर याद रखने की जरूरत ये है कि जो हमारा ये आया है भारतीय वायुयान विधेयक भी, तो 2024 वो हो गया, और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो है तुम्हारा ये आर्टिकल से रिलेटेड तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानो कि भाई साहब 348 का जो है 1 तो ये कह रहा है शुड बी इन इंग्लिश, 2 जो है कह रहा है कि चलो ठीक है गवर्नर ऑफ स्टेट जो है कंसेंट करके उसको कर ले। तो इसका क्या किसी ने फायदा उठाया है या नहीं है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में 1958 में जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, जब फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने कवर किया था, तो उसमें भी बताया था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब इनेक्ट हुआ था, है ना। तो उसके बारे में बताया था। तो उस टाइम पीरियड में जो है इसका फायदा उठा के फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने जो है इसका यूटिलाइज किया। तो 1965 में राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना जो कंसेंट करके अपनी प्रोसीजिंग ऑफ हाई कोर्ट को मतलब वो इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1969 में जो है उत्तर प्रदेश ने क्या करा, सेम चीज का यूज करके जो है अपने हाईकोर्ट में हिंदी को करवा लिया। फिर उसी तरीके से 1971 में मध्य प्रदेश ने करवा लिया भाई साहब। फिर उसके बाद जो है 1972 में बिहार ने भी क्या करा, इस चीज का फायदा उठाया, किसका, आर्टिकल 348 के क्लोज 2 का, है ना। तो बेसिकली इसका फायदा उठा के ये इंग्लिश में जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसका जो प्रोविजन मिला हुआ था बेसिकली कि आप हिंदी में कर सकते हैं कंसेंट करके, तो उसको इन लोगों ने हिंदी में करा दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया में पहली ऐसी कौन सी स्टेट थी, हाई कोर्ट थी, मतलब बेसिकली कौन सी हाई कोर्ट थी जिसने अपनी प्रोसीडिंग को हिंदी में कन्वर्ट कराया था। तो ये पहला हमारे पास में आ जाता है राजस्थान। एंड साथ ही साथ जो है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कहाँ पर है कि आप जो है अपने प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके कंसेंट से, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कब हुआ था, 1965 में फर्स्ट टाइम हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। 2 चीज आ गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। पार्लियामेंट भी आया है, लेकिन पार्लियामेंट पे अपन अगले वाली वीडियो में बात करेंगे, चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर जो है तुम्हारे पास में वहां पर पेज पर पड़ा हुआ। अब यहाँ पर ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था ये हमारा कब हुआ था। तो बेसिकली हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में जो था उसके थ्रू हम लोगों ने कलकत्ता में फर्स्ट टाइम अपने सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो हमारा फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि 28 जनवरी को हम लोगों ने पूरा उसी हिसाब से जो है डेमोक्रेटिक वे में जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया। बट 2 दिन के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अडॉप्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद में ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इसके बारे में याद रखना कि कब ये एग्जिस्टेंस में आया था। उसके अलावा जो है बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो कि इससे हिस्ट्री से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट जो है मद्रास एंड बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश किया गया किंग जॉर्ज थर्ड जो थे, जो कि 1800 से लेके 1823 में। तो बेसिकली जो हमारा मद्रास में हुआ था 1800 में, एंड जो तुम्हारा यहाँ पर बॉम्बे में जो हुआ था 1823 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1800 में, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे जो है 1833 में बाई किंग जॉर्ज थर्ड, है ना। तो इसके बारे में याद रखना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है बेसिकली वो बताता है कि इंडिया के पास में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो यूनियन एंड चैप्टर जो है यूनियन से रिलेटेड जो है चैप्टर 6 जो है वहां पर बात करता है यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड, है ना। तो आर्टिकल 124 टू 147 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 ये डिसाइड करता है किस चीज के बारे में कि इनके पास में क्या पावर हो सकता है, क्या इनके पास में इंडिपेंडेंसी है, किस तरीके की पावर है, क्या प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट के पास में। इस सारे के बारे में आपको आर्टिकल 124 टू 147 देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये डायरेक्ट आर्टिकल तो पूछा जा सकता है, 90% चांस है, बट ये पार्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंडर आर्टिकल 124 का 1 जो है ये हमें बताता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ उसका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए।
तो याद रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 जो है वो बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा। तो इसके बारे में याद रखना। और उस टाइम पीरियड में हमारे पास में ये क्या रूल था कि हमारे पास में मोर देन 7 अदर जजेस, सीजेआई को लेके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके मोर देन 7 जजेस नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इस टाइम पीरियड में 1950 में, याद रखना कि तब हमारा जब सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था तब हमारे पास में 7 जजेस से ज्यादा नहीं हो सकते थे। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता गया और पार्लियामेंट जो इसमें चेंजेस करते गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब, तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं ना। तो इससे रिलेटेड देखते हैं। तो बेसिकली जो है 1950 के हिसाब से हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट में फिक्स 8 जजेस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके एंड 7 अदर जजेस चीफ जस्टिस को लेके 8, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके नंबर ऑफ जजेस जो थे उससे रिलेटेड हमारा एक बिल आता है 2019 में, और 4 जजेस टू स्ट्रेंथ इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ 31 टू 34। तो बेसिकली ये हमारा बढ़ता गया, तब हमारे पास में 31 जजेस का था। बट हमारे पास में एक बिल आता है 2019 में, है ना, तो उसमें हम लोग 31 से बढ़ा के 34 का कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं ना। तो ये याद रखना कि अभी हमारे पास में 34 में जजेस की स्ट्रेंथ है, बट हमारे पास में राइट टाइम में हमारे पास में कितने हैं, एक तो हमारे पास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी हमारे पास में 32 जजेस है। तो एक जो है वैकेंट है सीट था, मतलब कुछ दिन पहले तक, अगर जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तब हमारे पास में 33 ही दिख रहा था। तो इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट स्ट्रेंथ जो है हमारे पास में 34 का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हमारे कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़ थे, बट अभी वो चेंज हो चुके हैं और वो कौन हुए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे। साथ ही साथ जो है सीजेआई भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। बट ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना उसकी कंसल्टेंसी होंगी, यानी जो सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे उसकी कंसल्टेंसी से प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई थिंक मैंने ये प्रेसिडेंट वाले में या सुप्रीम कोर्ट वाले में डिटेल में कवर कराया भी था तुम लोगों को, है ना। अब यहाँ पर देखो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आता है, वो क्या था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, NJAC। तो इसके बारे में याद रखना कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो है वो किस चीज से रिलेटेड था, हमारा नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट था, जिसमें एस्टेब्लिश करना था रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो उसको बेसिकली एस्टेब्लिश करना था, किस चीज को रिप्लेस करना था, जो कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस था ना, कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है या जो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जो बेसिकली कोलिजियम सिस्टम जो होता है उसको खत्म करने का मसला था। तो इससे रिलेटेड जो बेसिकली पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बातें चल रही थी, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या इसकी मतलब एलिजिबिलिटी है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड साथ ही साथ जो है बिना जज ऑफ हाई कोर्ट बेसिकली हो सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, और उसके अलावा जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन द फॉर 10 ईयर। ये जो है बेसिकली तुम्हारे पास में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, और बेसिकली मतलब एक तरीके से एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसके अलावा जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या है कि यूनियन, बेसिकली यहाँ पर मैं जब तुम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा रहा था तो उसमें एक यूनियन पढ़ा रहा था, है ना, और एक स्टेट लेवल पर पढ़ा रहा था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा बेसिकली जो है यूनियन जुडिशियरी के बारे में डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। बस सेम चीज जो हमारा स्टेट लेवल पे जाता है तो वो हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से जो है हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नर हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने आई थिंक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से सेंटर है, फिर उसके बाद में हमारे स्टेट लेवल पे है ना। उसके अलावा जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से सेंटर के पास में, स्टेट के पास में, ये पूरा जो है तुम्हारा पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें अलग अलग जो मैंने कवर किया है उसमें कवर होगा। चलो ठीक है। आर्टिकल 217 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेट से रिलेटेड बात करता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है बेसिकली ये प्रोसेस होता है एक तरीके का, है ना, जिसमें किस तरीके से जो है जो प्रोसेस होता है हाई कोर्ट जजेस के रिकमेंड बाय द कोलेजियम, है ना। उसके अलावा जो है सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होता है, सीजीआई होंगे एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये डिसाइड करते हैं कि इनको जो है जज बनाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं कि एक तरीके से इनिशिएटिव होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उसको कंसल्ट करते हैं सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनके साथ में, फिर ये चीफ मिनिस्टर के पास में जाता है और वो चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं गवर्नर को, और गवर्नर जो है प्रपोजल लाते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास में, फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रोविजन है। तो बेसिकली याद रखना कि आर्टिकल 217 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट डेट द जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिकली जो है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन है। बट यहाँ पर जो है तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हाई कोर्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क वाला स्लाइड कर गया। अच्छा चलो ठीक है। अगर तुम लोगों ने अभी तक ये वीडियो को ढंग से देखा है तो तुम्हारा काम यहाँ पर ये है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें ये प्रोविजन देता है कि इंडिया जो भी स्टेट होंगे उनके पास में हाई कोर्ट होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल। एंड साथ ही साथ ये
कि मुझे ये बताओ अभी जो है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, इसके बारे में याद रखो। और क्या दो ऐसे कॉमन वाले हैं जो मतलब दो स्टेट का जो है एक हाई कोर्ट से काम चल रहा है, उसके बारे में बताओ। ठीक है। एंड साथ ही साथ जो है थ्री टायर सिस्टम है बेसिकली हमारा जुडिशरी जो है उसमें भी थ्री टायर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद में लोअर कोर्ट जो बेसिकली जिसको हम लोग मैंडेटरी कोर्ट बोलते हैं। तो ये भी थ्री टायर सिस्टम है ना। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हम लोग अपना दूसरा सीरीज जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिटेल में भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो है जैसे मैंने यहाँ पर जो एक स्लाइड को उठाया करंट अफेयर से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी कवर किया, उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन का दिखा होगा, ज्योग्राफी का यहाँ पर आइडिया भी नहीं लगा होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अच्छा खासा नॉलेज भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी लगा होगा, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अभी आगे जैसे जैसे आएगा तुम्हारा वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा ज्योग्राफी एंड तुम्हारा हिस्ट्री हो गया एंड तुम्हारा स्टडी वाला जो पोर्शन कवर हो ही रहा है। एंड जो तुम्हारा बेसिकली एक तरीके से ये समझ सकते हो कि तुम्हारा मतलब एक तरीके से वो सोशल अवेयरनेस है ना, तो वो चीज़ें भी तुम्हारा कवर होगा, है ना। तो देखते रहना 10 सीरीज में जो है पूरा एस्पेक्ट जो है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरे को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम इस पूरे 10 सेशन को प्लेलिस्ट में सेव कर लो और इसको देख के बेस बनाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस को उठाओ, खुद से 2 घंटा अभी से बैठना शुरू कर दो। एंट्रेंस एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा तुम अपने ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाना। किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत है तुम मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है। साथ ही साथ यूनिक प्रेप हब पे जो है मैं बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह जो है अपलोड करता रहता हूँ। उस एमसीक्यू को आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, क्विज वगैरह जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि करंट अफेयर डेली बेसिस पे होता है उसको भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि पेड वाले में जो तुम कर लेते हो तो वो पूरा का पूरा जो है तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, कोई मसला नहीं बचता है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से कवर करते हैं, इसके बाद में तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम इसको बेस बना लोगे, इस हिसाब से खुद से करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जामिया एमयू से रिलेटेड तैयारी कर रहा होगा तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए।